नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की टॉपिक नंबर 13 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इस मुगल वंश के अंतर्गत बाबर के बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में। पहला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था, और वो इसी कारण माना जाता है कि वो बाबर को आमंत्रित करने के लिए चला गया। तो आलम खां देख पा रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में माना जाता है कि बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया हुआ था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावन खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा मुगल शासक। यहाँ पे देख पा रहे चगताई तुर्क अपने आप के वंश को तैमूरी परंपरा से जोड़ रहे थे, तो ध्यान रखिएगा चगताई तुर्क। देख पा रहे मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा हुआ था, जिसका अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। तो इसीलिए यहाँ पे मुगल देखिए, माता के तरफ से मुगल के वंशज थे और पिता के तरफ से तैमूर लंग के वंशज थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया हुआ था? तो सर ए पुल के युद्ध में ध्यान रखिएगा सैबानी खां के द्वारा, अर्थात सैबानी खां एक उज्बेक सरदार हुआ करता था। उसी ने यहाँ पे बाबर को पराजित किया हुआ था, और फरगना समरकंद के क्षेत्रों की तरफ से जो दोबारा विजय किया हुआ था, वहाँ से उसको निष्कासित कर दिया गया। तो सैबानी खान ने यहाँ पे देख पा रहे हैं 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति अर्थात तुगलमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया हुआ था, और इसी तुगलमा पद्धति का प्रयोग ध्यान रखिएगा बाबर आगे चल के पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम लोदी शासक इब्राहिम के खिलाफ अर्थात इब्राहिम लोदी के खिलाफ करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध अर्थात 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूक चोपियों का नेतृत्व बंदूकधारियों का जो नेतृत्व था मुस्तफा ने किया हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई, और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे सारा ऑप्शन तो करेक्ट ही है। घुड़सवार सेना, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट, उसकी सैन्य कुशलता। लेकिन यहाँ पे जब भी देखिए किसी भी युद्ध का जो श्रेय दिया जाता है, सबसे अधिक यहाँ पे ध्यान रखना सैन्य कुशलता को लेकर दिया जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे बी माना गया है।
पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था, माने असावधानी, बहुत अधिक एक्टिव नहीं था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। नेक्स्ट, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। कुशल सेना नायक, ध्यान रखिएगा, कुशल सेना नायक। हालांकि बाबर ने अपने बाबरनामा जो आत्मकथा लिखा हुआ है उसमें युद्ध का जो श्रेय है अपने बंदूकबाजियों को यहाँ पे देता है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण यहाँ पे कुशल सेना नायक था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? अब इसमें देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध में ही तोपों का प्रयोग किया जाएगा। एक भेरा का भी युद्ध हुआ था, भेरा के युद्ध जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो बाजौर पे जो हुआ था, माने बाजौर के युद्ध में ही भेरा के किले को जीता गया था। तो वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि बारूद और तोप का प्रयोग किया गया था, लेकिन चूंकि वह इस ऑप्शन देता नहीं है, बार बार पानीपत का प्रथम युद्ध ही देता है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प के अनुसार यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया हुआ था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बजौर अर्थात पाकिस्तान का जो एक क्षेत्र है, मैंने दिखाया था आपको, बिल्कुल पश्चिमी पाकिस्तान और जो पूर्वी अफगानिस्तान के, ठीक है, बिल्कुल आपको वहीं सीमावर्ती इलाका देखने के लिए मिल जाएगा। उसी की लड़ाई में यहाँ पे तोपों और बंदूकों का प्रथम उपयोग का उल्लेख किया गया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को ही दिया जाता है। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया हुआ था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया हुआ था? अभी हम लोग देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, 1526 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित कह रहा है कि नहीं है? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, यहाँ पे देख पा रहे, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और चंदेरी का युद्ध, ध्यान रखिएगा, चंदेरी का युद्ध आप लोगों को में भी कहीं ध्यान होगा, 1530 में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध ध्यान रखिएगा 1530 में यहाँ पे नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 28 के आसपास। जो शासक था, ठीक है, मेदिनी राय, ध्यान रखिएगा मेदिनी राय। पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1529 में देख पा रहे हैं यहाँ पे घाघरा का युद्ध होगा, यहाँ पे बाबर और अफगान शासक जो महमूद लोदी था वहाँ पे, और चंदेरी के युद्ध में यहाँ पे हुआ है बाबर और, ठीक है, मेदिनी राय, ठीक है, खंगवार के बीच। तो 1528 ईस्वी में, न कि 1530 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाना है, सजाना है, और एक उप महाद्वीप में बारूद के उपयोग की यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो देखिए बारूद का उपयोग भारत में पहले भी होता था, तोप का प्रयोग यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले भी देखेंगे तो चीन वगैरह से बारूद आता था, छोटे स्तर पे उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये इसीलिए कहा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप नहीं, पहले से। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हो गई थी। ये तो हम लोग तो देखे थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी मेहराब और गुंबद बनाने की कला, खासकर, ठीक है, अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया अलाई जो दरवाज़ा था, ठीक है, उसमें मेहराब टाइप का, घोड़े की नाल का आकार का गुंबद वगैरह भी सब बनना शुरू हो गया था। ये भी गलत है। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। ये अब करेक्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि बाबर उसी वंश से बिलोंग करता था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। IAS प्री देख पा रहे 2015 में पूछा गया है।
कह रहा है कि बाबर का प्रवेश देखिए भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के दो वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से माना जाता है कि वह चंगेज खान अर्थात मंगोल का वंशज था तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवीय अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही शुरू हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है कि उतना मतलब समझ रहे हैं ना, स्लिम ट्रिम नहीं है, सुडौलपन शेप में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों के महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों का निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेहशाह द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया था। इस निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद, ध्यान रखिएगा, 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित इसी की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुम्बद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खाँचों में विभाजित किया गया है। यही एक किला ए कुहना जब जाएंगे दिल्ली में स्थित चिड़ियाघर के बगल में ही है, ठीक है, पुरानी किला, तो उसी के अंदर एक, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है उसका आकार, लेकिन आपको लगभग, ठीक है, पेंटागोन टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, पेंटागोन इस टाइप का, ठीक है, इसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया हुआ था? अब बाबर ने जिहाद की जो घोषणा किया हुआ था देखिए, ठीक है, खानवा के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, खानवा के युद्ध में। वैसे पानीपत के युद्ध में भी जिहाद का जिक्र आता है, लेकिन खानवा के युद्ध में चूंकि यहाँ पे मुस्लिम वर्सेस राजपूत हो जा रहा है तो यहाँ पे इसमें अच्छा से प्रयोग किया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। यहाँ पे देख पा रहे हैं, चंदेरी के युद्ध में भी मेदिनी राय के खिलाफ। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध यहाँ पे लड़ाई किया हुआ था? किसने किया हुआ था? देख पा रहे हैं, खानवा के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था उसका नाम क्या था? करेक्ट नाम हो जाएगा राणा सांगा। इस युद्ध में हारने के बाद राणा सांगा को माना जाता है कि उसके अपने ही सामंतों ने उसको जहर देके मार दिया। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश डैश नाम रखा हुआ था। कोया नाम रखा था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर, ध्यान रखिएगा, बाबर नाम रखा हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म देख पा रहे हैं 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुदलुग निकार खान नाम के घर हुआ था। अब यही है, उमर शेख मिर्जा तैमूरी वंश के वंशज हैं और कुदलुग निगार खानम अर्थात मंगोलाइट है, मंगोल के वंशज हैं। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कब किया हुआ था? ये धारण किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, काबुल में, ध्यान रखिएगा, काबुल में। वहीं मिर्जा का जो पद त्याग दिया था और वहीं पे बादशाह का पद धारण किया हुआ था। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा था।
समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल की विजय किया एवं काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी के आसपास अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि अर्थात मिर्जा का त्याग करके नया उपाधि बादशाह धारण किया। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अब यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का भी क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। चौथा में कह रहा है कि राजस्थान का क्षेत्र था। राजस्थान का क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ना बाबर के अंडर कंट्रोल में आएगा ना हुमायूं के, वो बाद में चल के अकबर आएगा तो फिर उसको अपने अंडर कंट्रोल में करेगा। तो राजस्थान का क्षेत्र, ये राजपूताना क्षेत्र बहुत ही उस समय कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसान नहीं था इसको अपने अंडर कंट्रोल में करना। इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। देख पा रहे हैं, बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत था, मतलब शासन के अंतर्गत था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, उस शासक का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 12 साल की उम्र में ही फरगना का शासक बना। उसके सगे संबंधियों विरोधियों ने उसको वहाँ से उसको हटा दिया, निर्वासित जीवन जिया। फिर से देखेंगे तो धीरे धीरे ठीक है बड़ा होगा और उस जगह पे दोबारा अटैक करेगा समरकंद पे, लेकिन दोनों बार बहुत अधिक वो अपना पैर जमा नहीं पाएगा और फिर वो आएगा काबुल के तरफ, अफगानिस्तान के तरफ, फिर वहाँ पे अपना शासन प्रशासन को चलाएगा और उसके बाद से वो भारत पे आके एंट्री मारेगा। और भारत में भी आएगा तो इतना उसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कह रहा है कि जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो बाबर ही था। देख पा रहे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारा। उसने साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। और यही चीज़ कहीं न कहीं देखिए हुमायूं के अंदर वो चीज़ घर कर गया था। हुमायूं भी गिरते लड़ते पड़ते रहा, लेकिन रुका नहीं, धीरे धीरे चलता रहा और फाइनली हुमायूं भी निर्वासित हुआ था, लेकिन अंततः उसने भारत में मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को पूरी तरीके से जिंदा रखा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया हुआ है? तो यहाँ पे 2 राज्य, एक तो मेवाड़ है और दूसरा है यहाँ पे विजयनगर। ध्यान रखिएगा, विजयनगर कृष्णदेव राय की चर्चा मिलती है, जो बाबर ने उसको सबसे महान शासक बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है विजयनगर, दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा संगा अर्थात मेवाड़ का जो शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा संगा को आगरा की तरफ से आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से स्थान रखता है। अब यही आत्मकथा जो है कंट्रोवर्सी का कारण भी बनता है यहाँ पे, ठीक है, चूँकि बाबर के द्वारा लिखा गया है, जो अधिकतर इतिहास ठीक है इसको मानते भी और नहीं भी मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे 2 कथन दिया गया है, कारण और कथन देख पा रहे हैं यहाँ पे है कथन और कारण। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा हुआ था, ठीक है, तुर्की में ही लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुर्की में एक ठीक है लैंग्वेज आता था, मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया हुआ था, ठीक है। कारण यहाँ पे है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो तुर्की मुगल राज दरबार की भाषा नहीं थी, बल्कि मुगल दरबार की जो भाषा थी, ध्यान रखिएगा, फारसी थी। और यहाँ पे तुर्की में हो जाएगा चगताई भाषा में इसने लिखा हुआ था, जो उस सबका मदर टंग होता था। इसीलिए यहाँ पे पहला का स्टेटमेंट तो सही है, कारण सही नहीं है, क्योंकि दरबार भाषा यहाँ पे ध्यान रखिएगा फारसी थी, ठीक है, फारसी। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजु के बाबर या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था।
तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? इसको तुर्की भाषा में, ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में, वहीं जो चगताई भाषा भी जिसे बोला जाता है, बाबर की मातृभाषा के रूप में मौजूद था। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो यहाँ पे उसका गवर्नर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाबर का मीर बाकी ने। और वहीं वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया तो शिलालेखों में चूँकि अपने आका का नाम डाल दिया, बाबर का नाम डाल दिया। ऐसा मान्यता है कि मुग़ल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना आज कंप्लीट होता है। शेयर करते रहे, कल बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।